हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर ये जो टर्म है और ये जो वर्ड डेराइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, जिसका मीनिंग ग्रीक में जो है इसको बोला जाता है कार्किनोस। कार्किनोस का मीनिंग होता है क्रैब, जो कि कैंसर का साइन भी है। तो ये जो डिसीज है, अगर इसको कैरेक्टराइज किया जाता है जिस तरीके से ये ब्रेकिंग डाउन, किसका ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकिंग जो है ये ब्रेकिंग होती है रेगुलेटरी मैकेनिज्म की। रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी किसका, एक नॉर्मल सेल का। अगर नॉर्मल सेल जो है, अगर उसका सेल साइकिल में अगर डिफेक्ट आता है, उसको अपने रेगुलेट करने की मैकेनिज्म में अगर डिफेक्ट आ जाता है, जो नॉर्मल सेल है, दैट इज लीड फॉर कैंसर, वो लीड कर जाता है कैंसर के लिए। बट इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। अनकंट्रोल्ड हो जाती है सेल, और उसमें जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है इन सेल्स का, नॉर्मल सेल्स का। इसके अलावा जो है मूवमेंट भी कर सकते हैं, ये प्रोलिफरेट करती हैं और अदर बॉडी पार्ट्स में भी ये मूव कर जाती है। तो इस तरीके से जो है कैंसर डेवलप होता है, और इस तरीके से जो है ये एक मेजर कॉज ऑफ डेथ बन जाता है। देन मॉडर्न वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो इसके लिए जो कंट्रोल करने के लिए अगर बात किया जाए तो कुछ ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, और वैक्सीनेशन को भी ट्राई किया जा रहा है। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीजेस को लेके उसमें भी ट्राई किया जा रहा है। तो कैंसर जो है मोस्ट कॉमनली जो है, अगर बात किया जाए तो ये मोस्ट कॉमन डिसीज है ह्यूमंस में, और इंडियंस भी इससे सफर करते हैं लार्ज नंबर में। नाउ इसमें अगर बात किया जाए तो जो नॉर्मल सेल होती है, कोई भी नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल बॉडी की सेल होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये सेल आपस में दूसरी सेल से कांटेक्ट में रहती है। बट इसमें जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ये एग्जिबिट होती है। तो ये प्रॉपर्टी जब ये सेल जब आपस में कांटेक्ट को छोड़ देती हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन, जो कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन कराने में सेल में ज्यादा हेल्प करता है। जब ये सेल आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट को लॉस कर देंगी और इनके बीच में कोई कनेक्शंस नहीं रहेंगे, और ये सेल अपने से प्रोलिफरेट करेगी, ये सेल अपने से प्रोलिफरेट करेगी, यही कैंसर सेल की एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है अपने आप को ग्रोथ करने की। नाउ इसको जो है ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। जो मास ऑफ सेल जो कैंसर की जो फेल हो जाती हैं, जो कांटेक्ट इनहिबिशन जो है एग्जिबिट करती हैं, देन डिवाइड करती हैं, मास ऑफ सेल्स को, नंबर को बढ़ा लेती हैं, मास बन जाता है सेल्स का। और इस तरीके से मास बनने की जो कंडीशन है, इसको नियोप्लाज्म भी बोला जाता है। दैट मीन्स न्यू फॉर्मेशन। नियोप्लाज्म मीन्स ही है न्यू फॉर्मेशन। या फिर इसके लिए जो है दूसरे टर्म से भी जाना जाता है, दैट टर्म इज कॉल्ड ट्यूमर। तो इस तरीके से कैंसर को कई नोमेनक्लेचर किए गए हैं, उसके लिए नेमिंग दिया जाता है। नाउ अब अगर हम बात करें कि हाउ कैंसर सेल डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल, कैंसर सेल को अगर पहचानना है और किसी नॉर्मल सेल को पहचानना है, तो वो आपस में कैसे डिफर करेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो नॉर्मल सेल होगी और जो कैंसरस सेल होगी, तो जो कैंसर सेल है वो आपस में एक दूसरे के साथ में एडहेयर्ड नहीं रहेगी। नॉर्मल सेल जो है उनके बीच में एडहेरेंस रहेगा, वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगी। नाउ जबकि अगर हम बात करें जो नॉर्मल सेल होती हैं, उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है। तो लाइफ स्पान में डिफरेंट होती हैं,
कॉन्टैक्ट में डिफरेंस होता है इनमें जो है। देन अगर बात किया जाए और जो इसमें डिफरेंस है, जो ओल्ड सेल्स होती हैं वो तो डाई हो जाती हैं, फिर उनकी जगह पर न्यू सेल्स जो हैं उनको रिप्लेस कर देती हैं। उनमें डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ये सारी नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। एक नॉर्मल सेल डिवीजन होता है ना, और ये बहुत ज्यादा हाईली रेगुलेटेड प्रोसीजर होती है एक नॉर्मल सेल में। जो भी नॉर्मल सेल होगी उसका लाइफ स्पान फिक्स होगा, कांटेक्ट में रहेगी, ये सारी प्रॉपर्टी रहेंगी। इसके अपोजिट जो है, अगर हम कैंसर सेल्स में बात करें तो कैंसर सेल जो होंगी इनकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म पूरे तरीके से ब्रेकडाउन हो चुका होगा, अनकंट्रोल्ड रिपीटेटिव डिवीजन करेंगी और ये क्लोन ऑफ सेल बनाएंगी। कैंसर की सेल जो होंगी ये क्लोन बनाएंगी रेगुलरली। देन क्लोन भी बनेंगे, क्लोन ऑफ सेल्स होंगे, नो एडहेरेंस होगा इनमें, जो है कांटेक्ट नहीं होगा, नो एडहेरेंस। देन नो एडहेरेंस होगा और इसके साथ साथ जो है ये वाली जो सेल्स होंगी ये अनडिफरेंशिएटेड मास प्रोड्यूस करेंगी और जो है नॉर्मल सेल और टिश्यू को जो है ये डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट करेंगी और उनकी फंक्शनिंग भी अफेक्ट होगी नॉर्मल सेल की, अगर उनके नियर में जो है कैंसरस सेल अगर ग्रोथ कर रही है तो ये उनका नरिशमेंट भी इनटेक कर लेंगी। ब्लड वेसल्स को ज्यादा फॉर्म करेंगी, जहां पर जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा वहां पर जो है ब्लड वेसल्स की जो है प्रेजेंस भी ज्यादा बढ़ेगी, तभी तो ये ज्यादा नरिशमेंट भी गेन करेंगी ये जो सेल्स होंगी कैंसरस सेल। नाउ अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ जो है कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर जो है उसमें सबसे पहले स्टडी ऑफ कैंसर जो है दैट स्टडी इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। दैट स्टडी इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। देन दैट मीन्स द स्टडी ऑफ ट्यूमर। ये कैंसर सेल की स्टडी है और ऐसे एजेंट जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं उन एजेंट्स के लिए बोला जाता है कार्सिनोजेंस। अब वो कार्सिनोजेंस क्या हो सकते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस हो सकते हैं जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस, दैट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। उसमें है एक्सरेज, गामा रेज, देन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में अगर बात किया जाए ये जो है वो है यूवी रेज। तो इस तरीके से ये जो हैं ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि कैंसर कॉज करने में कैपेबल होते हैं। रेडिएशंस में अगर बात किया जाए तो जो रेडिएशंस हैं वो रेडिएशन कॉज करते हैं स्किन कैंसर एज वेल एज ल्यूकेमियाज। ये जो रेडिएशंस रहेंगे ये रेडिएशन कॉज करेंगे ल्यूकेमिया। तो स्किन कैंसर होगा आयनाइजिंग रेडिएशन से एंड ल्यूकेमिया हो जाएगा जो कि ब्लड कैंसर हो जाएगा। देन अगर हम बात करें तो बहुत सारे और भी अदर एजेंट्स जो हैं जैसे कि केमिकल कार्सिनोजेंस में अगर बात किया जाए केमिकल कार्सिनोजेंस जो होंगे वो कॉज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जैसे कि स्किन कैंसर, लंग कैंसर। तो उसमें अगर सबसे पहले एजेंट की अगर बात किया जाए वो है जैसे नाइट्रोसोमिथाइलिन जो है ये सिगरेट स्मोक में प्रेजेंट होता है।
जो कि कैंसर कॉज करता है लंग कैंसर। दूसरे अगर केमिकल की बात किया जाए जिसका नाम है 3,4 बेंजोपायरीन। ये जो केमिकल है ये भी सिगरेट स्मोक में प्रेजेंट होता है। ये स्किन एंड लंग कैंसर कॉज कर सकता है। एंड अगर एक और कंपोनेंट जो है जो कहलाता है शूट, ये जो कैंसर कॉज करता है ये कैंसर होता है स्किन एंड लंग। तो इस तरीके से और भी जो कंपोनेंट है, जैसे कि एक कंपोनेंट है एफ्लाटॉक्सिन। ये फंगल डेराइव्ड टॉक्सिन है। ये एफ्लाटॉक्सिन कॉज करता है लिवर कैंसर। ये भी एक पोटेंट कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। इंडस्ट्रियल जो उससे जो कंपोनेंट निकलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज में, एस्बेस्टस इंडस्ट्री से निकलने वाले एस्बेस्टस से जो है वो होता है लंग कैंसर एज वेल एज प्लूरल मेम्ब्रेन कैंसर। तो इस तरीके से ये भी डिफरेंट कैंसर्स हो सकते हैं। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड जो है ये भी लिवर कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है ये लंग कैंसर कॉज करती है क्योंकि गैसियस सब्सटेंस है। निकिल है, निकिल एंड क्रोमियम, ये भी जो है ये भी लंग कैंसर कॉज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनके अपने अपने डिफरेंट टारगेट टिश्यूज हैं, जो कि डिफरेंट टारगेट टिश्यूज पर जो हैं कैंसर कॉज कर सकते हैं। और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में आएंगे। ये सारे के सारे कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में रखे जाएंगे। देन इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स भी जो हैं ये भी कैंसर कॉज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे वायरसेस जो हैं ये कैंसर कॉजिंग एबिलिटी रखते हैं, तो वो बायोलॉजिकल एजेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। बायोलॉजिकल एजेंट्स में अगर बात किया जाए तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस जो है ये कैंसर कॉज कर सकता है, वो भी सर्विकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर ये कॉज कर सकता है। देन अगर बात किया जाए एपिस्टीन बार वायरस, एपिस्टीन बार वायरस जो है ये बर्किट्स लिम्फोमा कॉज करता है। देन ये जो कैंसर है बर्किट्स लिम्फोमा ये जॉ ट्यूमर है, जॉ ट्यूमर की कैटेगरी में आएगा ये। इसके अलावा और भी कई सारे वायरस हैं, जैसे कि ह्यूमन हर्पीज वायरस, ये जो वायरस है ह्यूमन हर्पीज वायरस ये कपोसी सार्कोमा कॉज करता है। ये जो है ये वेस्कुलर नियोप्लाज्म जो पार्ट है, यही जो है ये कॉमनली एड्स पेशेंट में ये जो है वायरस ज्यादा अफेक्ट करता है।
इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो बहुत सारे और भी कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, वायरल फैक्टर हैं, एल्कोहल है, डाइटरी फैक्टर्स हैं, जो कि अपने में जो है जो भी इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जा रहे हैं या फूड के फॉर्म में इंटेक किए जा रहे हैं, उन सभी में बहुत सारे जो है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, जो है कैंसर कॉजिंग एबिलिटी इनमें प्रेजेंट होती है। अगर कैंसर की अगर बात किया जाए तो अगर मेल में जो मोस्टली जो प्रेवलेंस है कैंसर्स का, उस कैंसर में सबसे जो ज्यादा प्रेवलेंट कैंसर है वो है प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट कैंसर का जो परसेंटेज है मेल में वो 25% पॉसिबल है। देन इसके बाद जो है वो होता है लंग कैंसर, ये ज्यादा प्रेवलेंट है, अप्रोक्सीमेट 15% जो है ये कैंसर देखा जाता है मेल के केस में। बाकी दूसरे भी कैंसर्स हैं जैसे ब्लैडर कैंसर, स्किन मेलानोमा, किडनी कैंसर, ओरल एंड ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, पेंक्रियाटिक कैंसर, तो इसको डिवाइड किया जाता है। बट अगर फीमेल में अगर बात किया जाए तो फीमेल में जो मोस्ट कॉमन है ये तो हो गया मेल में। देन अगर फीमेल में अगर बात किया जाए तो फीमेल में जो कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि है 26% इसका प्रेवलेंस है। देन उसके बाद जो होता है वो होते हैं लंग कैंसर, इसका जो परसेंटेज है वो है 14%। इसके अलावा भी दूसरे कैंसर होते हैं जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर, थायराइड कैंसर, स्किन मेलानोमा, ओवेरियन कैंसर, किडनी कैंसर एंड ल्यूकीमिया। तो ये सारे कैंसर जो हैं ये कॉमनली फीमेल में देखे जाते हैं। तो इस तरीके से कैंसर जो है उसके लिए बहुत सारे जीन भी रिस्पॉन्सिबल हैं। कैंसर कॉजिंग जो जीन होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है सी ऑन्क में, जिनको ऑन्कोजीन्स के नाम से जाना जाता है। जो जीन्स हैं उनको ऑन्कोजीन्स के नाम से जाना जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी ऑन्क या प्रोटोएंकोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होंगे ये कैंसर कॉजिंग एबिलिटी रखते हैं, ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। अगर इन जीन्स में अगर चेंजेस होगा तो ये जो चेंजेस होगा इनके ऊपर कोई फैक्टर आ जाए, कोई स्मोकिंग है, केमिकल है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर इनके ऊपर आता है तो ये आसानी से ससेप्टेबल हो जाते हैं और कैंसर कॉजिंग एबिलिटी दे सकते हैं ये ऑन्कोजीन्स। अगर बात किया जाए जो कार्सिनोजेनेसिस है, कार्सिनोजेनेसिस जो है ये वो वेरियस स्टेज है जिसमें कि कैंसर डेवलप होता है। तो कैंसर डेवलप होने की अगर बात किया जाए तो जो कार्सिनोजेनेसिस है कार्सिनोजेनेसिस को 4 कैटेगरीज में मतलब जो है इसको देखा गया है, जो इसके डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसके बेसिस पर, जैसे कि इनिशिएशन है, देन इसके बाद जो है वो है प्रमोशन, थर्ड जो है वो है प्रमोशन हो जाने के बाद प्रोग्रेशन, देन लास्ट वन जो है दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो ये 4 जो है स्टेजेस इसकी होती हैं कार्सिनोजेनेसिस की। इनिशिएशन में अगर बात किया जाए तो जो ये कॉज्ड होता है कार्सिनोजेंस की मदद से, इनिशिएशन जो है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इनिशिएट कराने में हेल्प करेंगे। इनिशिएशन होगा तो जेनेटिक मटेरियल जो है या ये प्रोड्यूस करेंगे कोई लीशंस, और फिर जो सब्सटेंस है ये वो जो सब्सटेंस है वो कार्सिनोजेंस के जैसे एक्ट करेंगे, जैसे कि ग्रीन येलो वेजिटेबल, कोई फ्रूट है, कोई इंडोल है, वो कैबेज में हो सकता है, कॉलीफ्लावर्स में हो सकता है। ये सारे के सारे जो है इनिशिएट करने में ये हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे। तो ये प्रोटोऑन्कोजीन्स जो हैं वो अल्टीमेटली प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होते हैं फिर ये ऑन्कोजीन्स में बदल जाते हैं, क्योंकि ये तो पहले प्रीयर स्टेजेस में होते हैं, देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में।
देन तो ये इनिशिएशन की बात हो गया। देन अगर हम बात करें जो सेकंड जो है दैट इज प्रमोशन। प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है ऑन्कोजीन्स में अगर कन्वर्ट होना है तो ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होंगे। इसके लिए जो है ट्यूमर सेल्स में ये बदलेंगे तो बहुत सारे कॉमन प्रोमोटर्स हो सकते हैं, जैसे सैकरीन। सैकरीन जो है ये प्रमोट कर सकता है कि कार्सिनोजेंस की हेल्प से ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। देन अगर बात किया जाए जो ट्यूमर का जो प्रोग्रेशन होगा, प्रोग्रेशन क्या होगा, उसकी इंटरसेल्यूलर स्टेजेस बनेंगी, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर वो एक्टिव ट्यूमर सेल्स में बदल जाएंगे, एक्टिव ट्यूमर सेल्स में बदलेंगे। और देन लास्ट जो स्टेज है जिसमें ओवर ग्रोथ होगा, ट्यूमर जो है ये ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगा, ये ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएंगे और ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद ये जो है यहां से वहां ट्रेवल करने लगेगा। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड, ये जो है ओवर ग्रो कंडीशन जब बनेगी तो वो सेकेंडरी ट्यूमर या माइग्रेटरी ट्यूमर ये फॉर्म करेंगे जो कि ज्यादा मैलिग्नेंट कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके से जो है कार्सिनोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो कैंसर है इसमें अब हमें ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं कैंसर को लेके, जैसे कि अगर अब उनके लिए डिवाइड किया जाए तो इम्पोर्टेंटली जो है वो है वायरसेस, इसके अलावा रेडिएशन, केमिकल्स एंड बहुत सारे अननोन फैक्टर भी हैं जो कि कैंसर को लेके अभी अननोन है। तो ये एक्चुअल में अगर सभी की बात किया जाए तो चाहे वो केमिकल हो या अननोन भी फैक्टर हैं, ये किसी नॉर्मल सेल को, ये जो है नॉर्मल सेल जो है ये एबनॉर्मल सेल में बदल जाएगी। हर बार ये कैंसर सेल में नहीं बदलेगी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ये इफेक्टिवली वर्क करता है। तो सिस्टम जो है जब वो ये इफेक्टिवली वर्क करेगा तो ये इन सेल्स को आसानी से कैंसरस सेल में तो नहीं बदलने देगा। तो जो भी एबनॉर्मल सेल होगी तो होगा यहाँ पर जो है इम्यून सिस्टम का काम आएगा। अगर इम्यून सिस्टम जो है इफेक्टिव है, अगर इफेक्टिवली वर्क कर रहा है अगर इम्यून सिस्टम, तो इस एबनॉर्मल सेल का जो है ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। देन तो ये एबनॉर्मल सेल जो है वो नहीं बचेगी। अगर इम्यून सिस्टम जो है अगर ये डिफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, डिफेक्टिव जो है इनइफेक्टिव अगर ये है तो इनइफेक्टिव इम्यून सिस्टम के होने से, क्योंकि ये फिर डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो फिर ये सेल जो है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंट कैंसर कॉजिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से कैंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल सेल को। देन तो ऐसे बहुत सारे अगर हम बात करें जो कैंसर सेल हैं या जो नॉर्मल सेल हैं, तो कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल्स में अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो जो कैंसर सेल होती हैं वो डिफरेंशिएशन इनमें अगर जो है वो नहीं होता है, जबकि जो नॉर्मल सेल होती है उनमें डिफरेंशिएशन होता है। और अगर इन सेल्स में अगर बात किया जाए तो इनके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जैसे ही इनमें कैंसरस सेल जो बनती हैं वो कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट करती हैं, जबकि इनके लिए एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल सेल की। नाउ ये जो सेल्स होती हैं कैंसरस सेल, ये एक दूसरे से अडेयर्ड नहीं होती है, मतलब इनमें आपस में सेलुलर जंक्शंस की प्रेजेंस नहीं होती है, सेल कनेक्शंस नहीं होते हैं। जबकि नॉर्मल सेल्स जो है इनके लिए इनमें जो है अडेयरेंस होता है और ये आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्टेड होती हैं। देन यहाँ पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा और यहाँ का जो डिवीजन है वो रेगुलेटेड होगा। यहाँ जो सेल डेथ है वो इनहिबिटेड होगी। सेल की जो लाइफ स्पान है
वो एग्जैक्टली फिक्स नहीं होगा। बट यहाँ जो हम अगर बात करें नॉर्मल सेल का जो लाइफ स्पान होता है ये हमेशा डेफिनेट होगा, फाइनाइट में होगा। देन रिच इन मेलानिन होगा, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। म्यूकस की एक्स्ट्रा प्रेजेंस होगी, लाइसोसोम का नंबर भी एक्स्ट्रा होगा, जबकि नॉर्मल सेल में ये नंबर एकदम नॉर्मल ही होगा, इनकी ज्यादा प्रेजेंस नहीं होगी, जो कि अनयूजुअल नहीं होगा। न्यूक्लियस एक बड़ा डिफरेंस है, न्यूक्लियस जो यहाँ होगा कैंसर सेल में वो इरेगुलर होगा, और नॉर्मल सेल में यही न्यूक्लियस राउंडेड और ओवल होगा। टाइप्स ऑफ कैंसर में अगर हम बात करें तो जैसे जिस तरीके से कैंसर जो है टिश्यू को अफेक्ट करता है, तो अप्रोक्सीमेटली 200 जो है क्लिनिकली डिस्टिंक्ट कैंसर्स जो हैं वो नोन हैं। बट इनको जो है मोस्टली जो डिवाइड किया गया है, बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो पहली कैटेगरी है कैंसर की वो है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास जो कैंसर है ये मोस्टली अफेक्ट करता है ब्रेस्ट में है, लंग्स है, पेनक्रियाज है, स्टमक है, कोलॉन है, प्रोस्टेट है, इन सारे रीजन पर। तो ये जो कैंसर है ये एक्चुअल में इपिथेलियल टिश्यू कैंसर है। इपिथेलियल टिश्यू कैंसर की कैटेगरी में आएगा, जिसमें कि अफेक्ट होगी स्किन, इपिथेलियल लाइनिंग एंड इपिथेलियल लाइनिंग जो है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे जहां पर कि म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होगी, देन लंग्स, ब्रेस्ट, देन पेनक्रियाज, देन स्टमक। ये जो रीजन्स हैं ये मोस्टली प्रोन एरियाज हैं जहां पर कि ये कैंसर होगा। प्रोस्टेट कैंसर भी इसी में इंक्लूड होगा। तो बहुत सारे कैंसर जो हैं इसमें कैटेगराइज किए जाएंगे। तो कार्सिनोमा का अगर अकाउंट की अगर बात किया जाए, जो टोटल नियरली 85% जो ट्यूमर होगा वो इसी तरीके का ट्यूमर होगा जो कि कार्सिनोमास होगा। देन दूसरे टाइप ऑफ कैंसर में अगर बात करें तो जैसा कि जो रिलेटेड है मेलानोमास से, सो मेलानोमास जैसा कि टर्म रिलेट कर रहा है, ये जो ट्यूमर है ये मेलानोसाइट्स का ट्यूमर है। सो मेलानोसाइट्स जो हैं ये स्किन की सेल्स में प्रेजेंट होगा, तो ये भी स्किन में ही कैंसर कॉज करेगा, स्किन एंड अदर ऑर्गन। इसमें मेलानोमास में अगर बात किया जाए तो ये म्यूकोसल, ये भी म्यूकोसल लाइनिंग में है। म्यूकोसल मेलानोमा की कैटेगरी में आएगा। नोड्यूलर मेलानोमा जो होगा ये वाला, इस तरीके से जो है इसका डिफरेंट टाइप होगा। और ये जो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, इस तरीके से इसके बहुत सारे टाइप्स जो हैं कैटेगराइज हो जाएंगे। देन थर्ड जो कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है सार्कोमास के लिए। तो ये जो है ये कैंसरस ग्रोथ है मीजोडर्मल टिश्यूज के लिए। मीजोडर्मल जो ओरिजिन के जो टिश्यू होंगे ये वहां पर कैंसर कॉज होगा। अब मीजोडर्मल टिश्यूज में अगर हम बात करें तो ये कौन से हैं, वो हैं बोन, कार्टिलेज, फैट टिश्यूज में आ जाएंगे यहां पर। सो जो सार्कोमास होंगे ये मोस्टली बोन ट्यूमर, मसल ट्यूमर, मसल ट्यूमर भी इसी में इंक्लूड किया जाएगा, और लिम्फ नोड्स। यहाँ के ये जो कैंसर हैं ये सभी सार्कोमास की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर कैंसर अगर बोन में होता है तो इसके लिए जो नॉमेनक्लेचर है
बोन के कैंसर को, इसको बोला जाता है ऑस्टियोमा। ये बोन कैंसर को अलग से नॉमेनक्लेचर जो है इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एडिपोज टिश्यूज में अगर कैंसर होगा तो जैसा यहाँ फैट में बताया हुआ है, फैट, दैट कैंसर इज कॉल्ड लिपोमा। तो ये कैंसर है एडिपोज टिश्यूज का। फोर्थ कैटेगरी अगर बताया जाए तो जो फोर्थ कैटेगरी है कैंसर का, वो कैटेगरी है ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमियाज जो है, जो कि ये जो कैंसर है ये हेमेटोपोइटिक सेल्स का जो कैंसर कैटेगराइज कहलाएगा, ये जो है हेमेटोपोइटिक सेल्स में होगा। जिसमें कि अगर बात किया जाए तो ल्यूकीमियाज जो है ये ल्यूकोसाइट्स हैं, जो कि इमेच्योर स्टेम सेल्स में भी ये कैंसर हो जाएगा। और ल्यूकीमिया का जो बेसिक जो टर्म है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्लड कैंसर से, क्योंकि हीमेटोपोइटिक जो पोइसिस की जो प्रोसेस है इसमें फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल्स का, इसीलिए इसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाएगा। देन जो ल्यूकोसाइट्स हैं मोस्टली इससे अफेक्ट होंगी। ल्यूकोसाइट्स है तो ये डैमेज होगा, ब्लीडिंग होगी, और ये जो ल्यूकीमियाज है एक्सेसिव ग्रोथ, यहाँ पर लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, ये इस तरीके से ये जो कैंसर है ये कॉज होगा। देन फिफ्थ कैटेगरी जो है कैंसर की वो कहलाएगी एडिनोमा। एडिनोमा जो है ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में होगा। जैसे कि थायराइड, नाम से ही पता चल रहा है, ग्लैंड, थायराइड, देन पिट्यूटरी, देन एड्रीनल ग्लैंड। तो ये ग्लैंड्यूलर जो है एपिथेलियम लाइनिंग्स में होगा, देन एड्रीनल ग्लैंड। इस तरीके से जो है ये टाइप्स ऑफ कैंसर कैटेगराइज किए जाएंगे। कैंसर अगर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की अगर बात किया जाए तो अर्लियर डिटेक्शन ऑफ कैंसर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट बड़ा इजी हो जाता है। बट फिर भी अगर प्रेजेंस ऑफ जो अगर हम इसमें बात करें तो इसका डिटेक्शन कैसे पॉसिबल है, तो इसके डिटेक्शन करने के लिए जो है एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स को देखा जाता है। जो एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स होगा उनको चेक किया जाएगा, या फिर बोन मैरो बायोप्सी किया जाएगा। बोन मैरो बायोप्सी पॉसिबल है, जिसमें कि जो है बोन मैरो को कट करके और उसके इंटरनल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, तो बायोप्सी में ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। देन जो टेस्ट लगाया जाता है इसके लिए वो टेस्ट कहलाता है पेप टेस्ट। पेप टेस्ट की मदद से जो है साइटोलॉजिकल स्टेनिंग किया जाता है, सेल्स की स्टेनिंग किया जाता है। स्टेनिंग करके सेल्स को डिटेक्ट किया जाता है, और इसके थ्रू जो है कैंसर ऑफ सर्विक्स इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, यूटेरस, इस तरीके के कैंसर को जो है वो आसानी से इसमें डिटेक्शन पॉसिबल है इस स्टेनिंग से। देन जो अभी जो न्यू टेक्निक्स जिनमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से जो डिटेक्शन है वो डिटेक्शन पॉसिबल है एक्सरे की हेल्प से। देन सीटी स्कैन, जिसका मीनिंग है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इट इज कॉल्ड सीटी स्कैन। देन इसके अलावा जो है एमआरआई, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक
resonance imaging, that is called MRI। तो ये जो है बहुत यूजफुल टेक्निक है कैंसर को, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को अगर स्टडी करना है, इंटरनल ऑर्गन्स में कहां पर कैंसर हो गया है वहां पर इससे स्टडी करना बड़ा आसान होता है इन सारी टेक्निक से। देन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज तो बड़ा कॉमन है, जिसमें टिश्यू को डायरेक्टली देख लिया जाता है। जिसमें कि ब्लड सेल्स को या फिर टिश्यू डायरेक्टली और बोन मैरो, इस तरीके से इनका डिटेक्शन पॉसिबल है। सो जो है एक और टेक्निक है जिसका नाम है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी जो टेक्निक है ये रेडियोग्राफिक टेक्निक है। ये जो है ये रेडियोग्राफिक टेक्निक है। इस टेक्निक में जो है इसमें डिटर्मिनेशन किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। देन जो है कुछ एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट भी हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो कि कैंसर सेल के अगेंस्ट में बनाई जाती हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की मदद से भी देखा जा सकता है जो है इसका डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पॉसिबल है। बट इसके अलावा जो है सिम्टम के, जो सिम्टम में अगर बात करें या कैंसर वार्निंग साइन जो होते हैं, वो जो मेजर सिम्टम्स बनते हैं उनको चेक किया जाता है। डॉक्टर जो है उसको चेक करता है रेगुलरली, क्या रैपिड वेट लॉस हो रहा है, क्या सोर और अल्सर जो है वो फेल है हील होने में, उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, वो मोर देन 3 वीक्स जो है वो हीलिंग नहीं हो रही है। देन ब्लीडिंग होने लगे, इचिंग होने लगे, मोल किसी रीजन पर, मोल वाले रीजन्स पर अगर जो है सीवियर रिकरेंट हेडेक होने लगे, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होने लगे, हॉर्सीनेस रेगुलरली बना रहे, कफिंग होने कफिंग में जो है ब्लड स्प्यूटम आने लगे। देन इसके अलावा एब्डोमिनल पेन जो है वो रेगुलर बना रहे, और चेंजेस इन शेप एंड साइज ऑफ टेस्टिस एंड ब्रेस्ट, अगर इनमें चेंजेस होते हैं, लम्प्स अगर क्रिएट हो जाते हैं ब्रेस्ट में, तो वो जो है शेप चेंज कर देगा। निप्पल्स से जो है ब्लीडिंग डिस्चार्ज होने लगे, ये भी जो है अलार्मिंग साइन होते हैं। वेजिनल ब्लीडिंग जो है या स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड एंड आफ्टर मेनोपॉज अगर हो, तो ये भी साइन हो सकता है कि कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कैंसर डेवलप होने के ये जो चांसेस होते हैं, डिटेक्शन पर हमने बात किया। बट जो लास्ट जो इसमें हम बात करेंगे वो है ट्रीटमेंट। तो कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, इसको ट्रीट करने के लिए जो है वो लिया जाता है सर्जरी। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो है सर्जरी की। सर्जरी की मदद से जो भी कैंसरस पार्ट है, सर्जरी में जो है उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाएगा। ये ट्यूमर रिमूवल से रिलेटेड प्रोसीजर है, जिसमें जो है ये कॉम्बिनेशन होगा, इसमें बहुत सारी प्रोसीजर जो होगी। इसमें हम मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो भी माइग्रेटिंग सेल्स हैं, उन सारी सेल्स को रिमूव कर दिया जाएगा, वो भी सर्जरी मतलब सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू। और जो कैंसर सेल हैं इसको कम्प्लीटली इससे रिमूव किया जा सकता है सक्सेसफुली, अगर रिपीटेड सर्जरी अगर किया जाए तो यहां से कैंसर को रिमूव किया जा सकता है। बट अगर सर्टेन अगर ट्यूमर, अगर कुछ लेसर अमाउंट में अगर ट्यूमर सेल बचती हैं, तो वो अगेन कैंसर वाले पार्ट में जो है वो डेवलप हो जाएंगी। दूसरा जो थेरेपी है वो थेरेपी कहलाती है रेडिएशन थेरेपी। कैंसर सेल जो होती हैं ये अनडिफरेंशिएटेड डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, और ये आसानी से
ये मोर इजीली डैमेज हो सकती हैं रेडिएशन की मदद से। तो ये मोर इजीली डैमेज हो सकती हैं, इस वजह से इनके ऊपर रेडिएशन का यूज किया जाता है। और वो जो रेडिएशंस होते हैं ये जनरली नॉर्मल बॉडी सेल्स को ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए कैंसर सेल का रिमूवल बड़ा आसान होता है। और इसमें यूज किया जाता है रेडॉन Rn220 का, इसके अलावा आयोडीन का जिसमें जो है I-131 इसका यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 जो है इसका यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। ये सारे जो है रेडियोथेरेपी में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जब रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है तो इसके पहले एक कंपोनेंट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जिस कंपोनेंट का नाम है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। 2-डीऑक्सी ग्लूकोज को जब दिया जाता है कुछ टाइम में ही, हाफ एन आवर के बाद जो है, कुछ आवर्स में, ये है मोस्टली कैंसर सेल को डैमेज करने की ये प्रॉपर्टी रखता है ये केमिकल। इस तरीके से रेडिएशन थेरेपी के पहले इससे ट्रीट किया जाता है। तीसरा अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो जो तीसरा जिससे कि जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, दैट थेरेपी इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो है इसमें बहुत सारी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दिया जाता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं जैसे कि इनका थेरेपी में यूज किया जाता है, और कॉमनली जो ड्रग हैं जिनका यूज किया जाता है उनका नाम जो है वो है सिस्प्लेटिन, फ्लूरोयूरेसिल, ये कंपोनेंट इनमें होंगे। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो कि ऑब्टेन्ड होती है। ये जो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन जो हैं ये बहुत सारे ल्यूकीमियाज में जो हैं यूजफुल हैं, और ये ऑब्टेन्ड किया जाता है जिसका नाम है कैथेरेंथस। कैथेरेंथस रोजियस, इससे ये ऑब्टेन्ड होता है। देन इसके अलावा जो है एक और ड्रग जो है जिसका नाम है टेक्सोल। टेक्सोल ड्रग ऑब्टेन्ड होता है टेक्सस बेकेटा से ये ऑब्टेन्ड होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो ड्रग हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं, ये भी ड्रग का यूज किया जाता है जो कि यूजफुल हैं इसकी थेरेपी करने में, और जो है कीमोथेरेपी में इनका यूज किया जाता है। देन लास्ट जो अगर हम इसमें बात करें तो वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में जो है जो भी इसमें जो है इम्यून सिस्टम को जो है उसकी डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाता है, एंटी कैंसरस बनाया जाता है, जिससे कि ट्यूमर सेल से फाइट करने की जो एबिलिटी है वो उस पेशेंट में जो है इम्प्रूव हो सके। तो इसके लिए जनरली जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं अल्फा इंटरफेरॉन्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स जो हैं ये इम्यून सिस्टम को और ट्यूमर सेल के डिस्ट्रॉइंग एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। और इसके अलावा जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि रेडियो आइसोटोप कंबाइंड इम्यूनोथेरेपी कहलाती है विथ रेडियोथेरेपी, इस अप्रोच का भी यूज किया जाता है। इस तरीके से जो है बहुत सारे जो कैंसर के ट्रीटमेंट को पॉसिबल किया जाता है।